मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच राज्यपाल ने बजट सत्र को संबोधित किया और 1 मिनट के अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए, सभी दायित्वों को निभाना चाहिए, ये कहा गया है राज्यपाल की तरफ से। मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये नियम का महामहिम चलिए। तो राज्यपाल ने 1 मिनट में अपना अभिभाषण खत्म किया, उसके बाद वो चले गए और सबकी नजरें अभी भी फ्लो टेस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये विवेक अधिकार होता है स्पीकर का, उनको तय करना है कि फ्लो टेस्ट होगा या नहीं होगा। इस बीच हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उन्होंने ये बात कही कि सभी लोगों को जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाना चाहिए संविधान के अंदर। और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर के अभी ये सस्पेंस बना हुआ है कि फ्लो टेस्ट होना है या नहीं होना है, इस पर राज्यपाल ने कुछ भी नहीं कहा है और ये जो स्पीकर है एनपी प्रजापति, उनको तय करना है। हालांकि विधानसभा में जो अभिभाषण था लालजी टंडन का, वो सिर्फ 1 मिनट का रहा और उन्होंने सलाह जरूर दी। सलाह ये दी कि सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस बीच कल देर रात राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी कमलनाथ को और फ्लो टेस्ट के लिए कहा था, लेकिन अब एक और चिट्ठी सामने आई है अब से कुछ देर पहले और कड़े शब्दों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो ये अलोकतांत्रिक होगा। इस बीच सभी विधायक विधानसभा में मौजूद है, अभिभाषण हो चुका है, अब सबकी नजरें स्पीकर पर टिकी हुई हैं कि एनपी प्रजापति क्या फैसला लेते हैं। लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश है, कमलनाथ सरकार की पूरी कोशिश है कि जो विधायक बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हैं, उनका कहना है कि उन विधायकों को बंधक बनाया गया है, ऐसे में उनको भोपाल पहुंचना चाहिए, उसके बाद आगे कार्रवाई होनी चाहिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सबकी नजरें थी, क्योंकि जो अभिभाषण होता है, जो राज्यपाल पढ़ते हैं, वो सरकार का लेखा जोखा ही होता है, सरकार की तरफ से ही दिया जाता है और सिर्फ 1 मिनट का ये अभिभाषण था। इस बीच सलाह जरूर दी गई है लालजी टंडन की तरफ से, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी है राज्यपाल लालजी टंडन को और ये कहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ये अलोकतांत्रिक होगा। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जो विधायक बंधक बनाए गए हैं, बेंगलुरु में हैं, वो पहले भोपाल पहुंचे, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, ऐसे में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हालांकि बीजेपी की रणनीति यही है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं और वो कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। और आप ये तस्वीरें देखिए, सबसे अहम बात जो देखा कि कोरोना वायरस का कहर तो है और विधानसभा में भी मास्क लगाकर तमाम विधायक नेता पहुंचे, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, इक्का दुक्का ही नजर आए। वजह यह है कि बीजेपी का यह कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है कांग्रेस सरकार चाहती है कि कार्रवाई बाधित हो। इस बीच राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्या कहा, ये सुन लेते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं,
उनकी रक्षा हो सके, ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये नियम का महामहिम जी अपना चलिए। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट करवाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि दबाव में विधायकों के बयान दिलवाए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट करवाना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। ये चिट्ठी कमलनाथ की तरफ से लिखी गई है और कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो विधायक है वो बंधक बनाए गए हैं। ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ये अलोकतांत्रिक होगा, असंवैधानिक होगा। इस बीच जो राज्यपाल ने कल चिट्ठी कमलनाथ को लिखी थी, जो मुलाकात हुई थी, तो राज्यपाल तो चाहते हैं, लेकिन अब बहस इसी बात पर है कि जो संवैधानिक जानकार भी हैं कि पहले अगर कोर्ट में मामला जाता है तो यह तय होगा कि ये किसके विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है। हालांकि स्पीकर को यह तय करना होता है और स्पीकर पर ही निर्भर करता है। इस बीच राज्यपाल का भी भाषण हो चुका है, लेकिन अभी भी फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। जब स्पीकर अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि वो राज्यपाल के साथ चले गए थे, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को लिखी है। एक्सक्लूसिव ये चिट्ठी है जो कि सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया के पास है और ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि जो पत्र लिखे गए हैं, इससे पहले भी जो पत्र लिखे गए हैं उसका जिक्र किया है और जो 22 विधायक बेंगलुरु में हैं, उन्होंने कहा है कि वो जब तक नहीं आते हैं और उनके बयान बदलवाए गए हैं, जो वीडियो जारी किए गए हैं विधायकों की तरफ से, उस पर कमलनाथ का ये कहना है कि दबाव में ऐसा हो रहा है और जब तक वो बंधक बनाए गए विधायक भोपाल नहीं पहुंचते हैं तब तक फ्लोर टेस्ट करवाना अलोकतांत्रिक है। कोरोना वायरस से चल रही जंग के बीच जयपुर से अच्छी खबर है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 मरीजों का डॉक्टरों ने सफल इलाज किया है। तीनों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 13 मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 110 मामले सामने आए हैं। इनमें 93 भारतीय, 17 विदेशी हैं। देश में कोरोना वायरस की वजह से अब तक सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की सफाई की जा रही है। ट्रेनों में दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। से जंग लड़ने को नॉर्दर्न रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक राजधानी ट्रेन के कोच के अंदर और अगर आपको बताएं कि किस तरीके की तैयारियां रेलवेज ने की है तो आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा कंपार्टमेंट है, पूरा कोच है जहां पर जो सफाई है और इन सब के काम जो है, डिसइंफेक्शन के काम जो है वो चल रहे हैं। क्या कुछ खास कर रही है रेलवेज, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डीएमई अनंत जी मौजूद है। अनंत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के चलते क्या कुछ खास तैयारियां की हैं आप लोगों ने? भारतीय रेल में डेली लाखों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और ये कोरोना वायरस का थ्रेट जो आया है उससे डील करने के लिए हम लोग वॉर फुटिंग पे कोचेज की साफ सफाई और डिसइंफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। पहले भी कोचेज रूटीन में साफ होते थे, लेकिन अभी उस काम को और हम रिगरसली फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी ट्रेनें हमारे पास आ रही हैं, स्टार्टिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन, दोनों पे हम लोग उसका एक्सटर्नल क्लीनिंग, कंप्लीट एक्सटर्नल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद जो पैसेंजर इंटरफेस एरियाज होते हैं जहाँ पे पैसेंजर्स मैक्सिमम हाथ रखते हैं, जैसे हैंड रेल्स हैं, सपोर्ट रेल्स हैं, डोर नॉब्स हैं, वाटर टैप्स हैं, इनको डिसइंफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्टेंट के थ्रू। और इसके अलावा हम लोगों ने जो अपनी फ्यूमिगेशन की पीरियोडिसिटी है वो भी बढ़ा दी है। फ्यूमिगेशन के जो फ्यूम्स होते हैं उससे जो कोच के अंदर अगर किसी एरिया में हम लोग साफ सफाई, सारे एरियाज में हाथ नहीं भी पहुँच पाता है, लेकिन फ्यूमिगेशन के फ्यूम से वो सारे वायरस बैक्टीरिया जो भी कुछ होता है, जो भी माइक्रोबियल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोरोना वायरस के लिए हम लोग वॉर फुटिंग पे वी आर डूइंग। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में सफाई के लिए अलग अलग शिफ्ट में कर्मचारियों को लगाया गया, जो ट्रेनों में हर जगह बारीकी से सफाई कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए रेलवे में सिर्फ कोच के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले वो रेलिंग जिसको छूकर लोग सबसे ज्यादा निकलते हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे क्लीनिंग की जो प्रोसेस है वो हो रही है और पूरे साइड के ग्रिल्स भी जो हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम जो सफाई कर्मी हैं उनको यहाँ सैनिटाइज करने की ड्यूटी पर लगाया गया है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और खास तौर पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भारी संख्या में हर रोज लोग, आप फिलहाल भी देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो आते जाते जा रहे हैं और इस वजह से इस एरिया को सैनिटाइज करना सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर है। यहाँ पर आप बात भी अगर हम यहाँ करना चाहें तो जो
सुपरवाइजर है वो उनसे बात करते हैं। क्या खास तैयारी आप लोग कर के रखी है आप लोगों ने कोरोना का वजह से मैडम अभी थोड़ा हम लोग इम्प्रूव है ना ज़्यादा कर लिया अभी तो ना आम पब्लिक यहाँ पर चलती रहती है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा। इसी चक्कर में मैडम अभी हम R1 करके केमिकल चला रहे हैं, इससे जैसे पब्लिक ज़्यादा पकड़ती है यहाँ पर रेलिंग इसी जगह पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा सिटर करती है सिटिंग करते हैं वहाँ पर भी ये केमिकल यूज़ करते हैं। साफ सफाई का ज़्यादा कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी बार कर रहे हैं आप लोग? मैडम 3 शिफ्ट चलती है हमारी, 3 शिफ्ट में कंटिन्यू चलती रहती है हमारे काम। अच्छा, 3 शिफ्ट में लगातार जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं जिनको सैनिटाइज करने की ड्यूटी दी गई है वो सैनिटाइज करते रहते हैं। यहाँ पर इस तरीके की रेलिंग जिन्हें सबसे ज्यादा लोग पकड़ते हैं, जिन्हें छूते हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाकर भी लोगों की जांच चल रही है। यही नहीं, जो लोग वेटिंग रूम एरिया में जा रहे हैं उन्हें भी पहले हाथों में सैनिटाइजर से साफ करने की सलाह दी गई है। भारतीय रेल ने कोरोना से निपटने के लिए और कोरोना के पेशेंट्स को हिदायत देने के लिए कई तरह की तैयारियां कर रखी हैं। सबसे पहले इस तरह के पोस्टर जो हैं जो यहाँ लगाए गए हैं वो बताता है कि कोरोना की स्थिति में क्या करना और क्या नहीं करना है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये है जहाँ से सबसे पहले शुरुआती तौर पर ये पता किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से का संदिग्ध है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहले उसका बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। और स्टेशन पे प्लेटफॉर्मों पर इस तरह के हेल्प डेस्क बनाए गए जहां पर जो भी पैसेंजर आए जो थोड़ा सा सिक फील करे, लगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो वो यहां आकर के इस हेल्प डेस्क पर अपनी टेम्परेचर को मेज़र करा सकता है। तो एक बार हम कहेंगे कि एक बार जरा आप बताएं किस तरह से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। चलिए, तो ये डिजिटल आप एक बार करके दिखाएं। चलिए, ये डिजिटली यानी कि बॉडी में टच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस मशीन को इस मशीन से दूर से ही लेज़र के थ्रू बॉडी टेम्परेचर माप लिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि 95.5 फ़ारेनहाइट है, यानी कि इनको बुखार नहीं है। ये निश्चिंत हो सकते हैं एक बात को लेकर के कि इनको कोई परेशानी नहीं। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है और दोनों पक्ष जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब राज्यपाल ने 1 मिनट के भीतर ही अपना अभिभाषण खत्म कर दिया और इस बीच सलाह दी कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और सभी संविधान का पालन करे। देखिए, मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये किया। नियम का माननीय महामहिम जी, चलिए। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। भोपाल से मनोज शर्मा और न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा। सबसे पहले हम मनोज के पास चलते हैं। मनोज, राज्यपाल का अभिभाषण तो खत्म हो चुका है, इस वक्त विधानसभा की ताजा स्थिति क्या है? मनोज, अभिभाषण तो खत्म हो चुका है राज्यपाल का, ताजा स्थिति विधानसभा की क्या है? हम मनोज के पास जाएंगे, हम अमिताभ सिन्हा का रुख करते हैं। अमिताभ, जो हम सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि अभिभाषण खत्म हो चुका है लेकिन फ्लो टेस्ट होगा या नहीं होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।
देखिए, पूरी तरह से टालने की कोशिश कर रही है कमलनाथ सरकार इस पूरे फ्लोर टेस्ट को, और अगर 26 तक किया है तो 26 को करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इसमें भी संशय है बीजेपी को, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर लगातार कोशिश हो रही थी कि 31 तारीख तक इसको कोरोना वायरस के नाम पर सदन की कार्रवाई न होने दी जाए, ये भी कोशिश चल रही थी। पूरी की पूरी कोशिश है स्पीकर की तरफ से उनको उनके चिट्ठी के द्वारा कि जो 22 विधायक हैं उनकी प्रेजेंस हो जाए, लेकिन बीजेपी का साफ साफ 2-3 चीज़ कहना है। पहला, उन 22 विधायकों की उपस्थिति जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफे की पुष्टि व्यक्तिगत तौर पे भी कर चुके हैं। व्यक्तिगत प्रेजेंस चाहिए, वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट में उनकी ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, आरोप यही लग रहा है कि गवर्नर जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है राज्य में, उसके आदेश की अवहेलना कर रही है कमलनाथ सरकार, जबकि 2 बार वो कह चुके हैं। अमिताभ, हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित हो गई है, यानी कि 10 दिन का समय जो कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, अब 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। ये साफ हो गया है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, और ये मुख्यमंत्री कमलनाथ की पूरी कोशिश है। अमिताभ से हम समझते हैं, अमिताभ, जो 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है, ये कमलनाथ के लिए राहत की बात है या फिर कुछ और रणनीति बीजेपी की होगी तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, राहत और उसकी बात नहीं है, राहत की बात अब किसी के लिए नहीं है। बीजेपी को अपना दावा साबित करना है फ्लोर ऑफ द हाउस, और कमलनाथ को अपना पक्ष मजबूत करना है अगले जो भी उनको समय मिला है 26 तारीख तक का, ताकि जो 22 विधायक हैं जो टूट कर गए हैं, जिन्होंने इस्तीफे तक भेज दिए हैं, उनको कैसे लुभाया जाए, मनाया जाए और उनको कैसे तोड़ा जाए, पूरी कोशिश उनकी चल रही है। अमिताभ, मैं आपको रोकूंगी, मनोज के पास में चलती हूँ। मनोज, 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, ऐसे में कमलनाथ के लिए जो मुश्किलें थी वो कम हुई है, इसे ऐसे देखा जाए? अभी फिलहाल कमलनाथ की शुरू से जो रणनीति है वो रणनीति इसी बात की है कि किसी तरह वक्त निकाला जाए, वक्त खरीदा जाए, और इसलिए ये कोशिश हो रही थी। अब फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर स्पीकर ने बाकायदा जो प्रस्ताव है वो मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने उसको मूव किया, और उस प्रस्ताव पर स्पीकर ने पूरा प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि कोरोना वायरस की थ्रेट से पूरा मध्य प्रदेश भी जानता है, मध्य प्रदेश की सरकार भी उसको लेकर जागृत है, इसलिए विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए स्थगित की जाती है। हमें इसके पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, अभिभाषण के फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव खड़े हुए। गोपाल भार्गव ने अपनी तरफ से राज्यपाल का वो पत्र जो मुख्यमंत्री को लिखा गया था और जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी, वो पत्र पढ़ के सुनाया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की जो तमाम विधायक हैं वो शोर शराबा करते रहे। उस शोर शराबे में जब वो पत्र पढ़कर जो फुर्सत हुए और उन्होंने अपना पत्र खत्म किया, उसके फौरन बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तरुण भानोत खड़े हो गए और उन्होंने कोरोना वायरस की बातचीत करना शुरू कर दी और कहा कि कोरोना वायरस की बीजेपी को चिंता नहीं हो रही है और हमें कोरोना वायरस की चिंता हो रही है। ये तमाम बातें चल रही थी। इतने में स्पीकर ने कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई रोकी। कुछ मिनटों के लिए स्पीकर बाहर गए और बाहर से जब लौट के आए तो कोरोना वायरस को लेकर गोविंद सिंह एक मंत्री ने प्रस्ताव पढ़ा और के स्पीकर ने उस प्रस्ताव को दोहराया और कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। फिलहाल फौरी राहत तो कमलनाथ सरकार को मिल गई, लेकिन वो जो 22 विधायक हैं और वो जो 16 विधायक जिनकी सदस्यता अभी बची हुई है वो अभी भी बेंगलोर में हैं, वो अभी भी कांग्रेस के साथ नहीं है, वो अभी भी बागी हैं। आखिर कैसे सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, क्योंकि बीजेपी की अब रणनीति है तमाम उन विधायकों की राजभवन में राज्यपाल के सामने परेड कराना। बिल्कुल, हम अमिताभ सिन्हा के पास चलते हैं। अमिताभ, कोरोना वायरस का कहर तो पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ पे फौरी तौर पर राहत मिल गई है कोरोना वायरस की आड़ में कांग्रेस को। अब बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 10 दिन का समय कमलनाथ सरकार को मिला है? अब बीजेपी के हाथ में दो ही चीज़ें हैं, एक तो अपने विधायकों को सुरक्षित रखे और दूसरा जो वक्त बचा है इसमें गवर्नर का जो आदेश था, राज्यपाल का जो आदेश था कि 48 घंटों में फ्लोर पे बहुमत साबित करे, उसकी अवहेलना कमलनाथ सरकार ने की है। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है बीजेपी। जो आपको याद होगा कल तमाम बैठकों का दौर हुआ था, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल तक के पास तमाम बीजेपी के नेता जाकर बैठे थे और तमाम चीज़ों बातों पर मंत्रणा की थी, तमाम जो उपाय हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, उन पर चर्चा हुई थी। तो जाहिर तौर पर जब गवर्नर ने कह दिया, जो राज्य की सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि 48 घंटे में करना है बहुमत साबित, तो आपको उस आदेश का पालन करना था। बीजेपी की नाराजगी ही यहाँ पर है, क्योंकि कोरोना वायरस के नाम पर अगर हाउस स्थगित किया गया है 10 दिनों तक, तो वैसे ही
वहीं आज पार्लियामेंट में भी प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं संसद में, इसलिए अभी फिलहाल पहले सदन की कार्रवाई स्थगित करने का सवाल नहीं उठता। वहीं उल्टे मध्य प्रदेश में इस सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। दूसरी बात, संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। तो अब जो ऑप्शन बचता है अपने विधायकों को सुरक्षित रखना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर्नाटक के मामले में 10 घंटे में 12 घंटे में बहुमत साबित करने का आदेश बीजेपी को भी दे चुका है और दूसरी पार्टियों को शायद इससे सबक भी मिल सकता है। बिल्कुल, तो अहम बात अमिताभ जो आप बता रहे हैं, और यही बात बीजेपी बार बार कह रही थी कि जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, वहां पर संसद की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। हम मनोज के पास चलते हैं। मनोज, बीजेपी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ये बात तय है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन जो 22 विधायक हैं जिस पर कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि उनको भोपाल पहुंचना चाहिए और उसके बाद आगे स्थिति सामान्य होगी, ऐसे में अब क्या होने वाला है, इसको लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है, ये हम मनोज से समझेंगे। इसी का जवाब मैं अमिताभ से ले लेती हूँ। अमिताभ, जो 22 विधायक हैं इस वक्त बेंगलुरु में, वो आने को तैयार नहीं है भोपाल, लेकिन कमलनाथ चाहते हैं कि वो भोपाल हो, इसका हल क्या निकलने वाला है? देखिए, बात कमलनाथ के चाहने की नहीं है, बीजेपी का आरोप यही है, अगर वो 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, उनमें से 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो ये बात साफ है कि ये 22 विधायक उस परेड में, उस फ्लोर टेस्ट में शामिल होना नहीं चाहते। उनका विश्वास कांग्रेस सरकार से टूट चुका है, ये बात साफ है। और बीजेपी की यही दलील है कि जब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया हम अलग हैं, तो फिर कमलनाथ उनकी परेड के लिए जिद क्यों कर रहे हैं। ऐसे में जब राज्यपाल कह चुके हैं कि 48 घंटे में बहुमत साबित करो, और यही बात बीजेपी आने वाले 1-2 दिनों में इसी बात पर जोर डालेगी, इसी बात को जोर डालते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। जहां तक बीजेपी को भरोसा है कि ये 22 विधायक, जिसमें 6 मंत्री भी शामिल थे, ये सब उसके साथ हैं, और यही डर कमलनाथ को है कि अगले 10 दिनों में नहीं टूटे तो आगे क्या करेंगे वो। लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि राज्यपाल के आदेश की अवहेलना की है कमलनाथ सरकार ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटाया तो शायद बीजेपी मजबूत विकेट पर खड़ी होगी। चलिए, मजबूत विकेट पर खड़ी होगी। हम चलते हैं मनोज के पास जो लाइव मौजूद है। मनोज, अभी तो 10 दिन का समय कमलनाथ सरकार को मिला है, लेकिन जरा हम आंकड़े आपसे समझना चाहेंगे कि जो स्थिति है, जो 22 विधायक इस वक्त हैं और 6 का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, आंकड़े किसके पक्ष में हैं? आंकड़े तो सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 22 बागी विधायक अपनी जगह बागी बने रहते हैं, इनमें से 6 के इस्तीफे स्वीकार हो चुके हैं, 16 विधायक अभी बाकायदा मध्य प्रदेश में कांग्रेस से दूर, कमलनाथ सरकार से दूर बंगलोर में बैठे हुए हैं, और जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के संपर्क में हैं, जिनके इस्तीफे बाकायदा बीजेपी लाकर स्पीकर को देती है, और जो बार बार अपनी बात को दोहराते हैं, कभी वीडियो के जरिए, कभी दोबारा इस्तीफे भेजकर कि हम बगैर किसी दबाव के इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा कमलनाथ सरकार के साथ कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई भरोसा हमें नहीं है। तो अगर ये बने रहते हैं तो उसके बाद जो समीकरण है वो कमलनाथ के पक्ष में नहीं है। कमलनाथ के पास अभी सभी विधायकों को जोड़ दें, कांग्रेस के 92, साथ ही साथ 2 बीएसपी, 1 समाजवादी पार्टी, 4 निर्दलीय, जबकि सबका साथ मिले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो निर्दलीय होता है वो तो हवा का रुख देखता है कि किस तरफ हवा बह रही है, जिस तरफ हवा होती है उस तरफ चल देता है। फिर भी मान लें कि सारे निर्दलीय, सारे एसपी, बीएसपी सब कमलनाथ के साथ होंगे तो भी जाकर आंकड़ा 99 पर रुकेगा। उसके बाद कमलनाथ को बीजेपी के 107 विधायक हैं, यानी हर हाल में 9 विधायक और चाहिए, तो यानी 9 विधायक। बीजेपी मजबूत स्थिति में है, ये आंकड़े भी बता रहे हैं। और ये देखिए, ये शोर शराबा सुनाई दे रहा है, विधायक जो कि जब विधानसभा से पहुंचे, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा यहाँ पर विधानसभा में अभी भी जारी है। वाला कैंसिल कर देना बोलो। तो हंगामे की तस्वीरें आप देखिए, और जब स्पीकर ने कोरोना को वजह बताया और 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया, उसके बाद बाहर निकल करके बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया है और ये कहा है कि कोरोना की आड़ में ये कांग्रेस ने बचने की कोशिश की है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, राज्यपाल का भी भाषण हुआ, और ये देखिए जिस तरीके से हंगामा हो रहा है वो अब लगता है कि थमने वाला नहीं है। हम चलते हैं अमिताभ के पास। अमिताभ, ये हंगामा लगातार जारी है, भले ही विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित हो गई है, लेकिन जो हंगामा हो रहा है, जो शोर शराबा सुनाई दे रहा है, ये विवाद अब थमने वाला नहीं है। आगे दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस या बीजेपी, तो क्या रणनीति रहने वाली है?
चलिए इस बीच तस्वीरें एक बार आपको फिर से बता दें। ये देखिए भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और विधायकों ने मास्क भी पहना हुआ है। आज सबकी नजरें थी क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल का अभिभाषण जो कि 1 मिनट से कम का होता है और ये देखिए जो विधानसभा से बाहर विधायक निकल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और इस बीच बीजेपी कोर्ट पहुंचेगी, लेकिन जो राज्यपाल ने चिट्ठी कमलनाथ को लिखी थी और इस बीच ये बात तय हो चुकी है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। सुबह से सस्पेंस बना हुआ था, यानी कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। 10 दिन का समय है। इस बीच कोर्ट का क्या आदेश होगा, क्योंकि बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जो विवाद है, क्योंकि 22 विधायक जो कि बेंगलुरु में है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है और जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। आज फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में अभी भी हंगामा हो रहा है, अभी भी नारेबाजी हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और 26 मार्च, आज 16 मार्च है, यानी कि 10 दिन तक कार्रवाई स्थगित की गई है। और लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कोरोना वायरस से बचने की कोशिश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है। तो अगर आज फ्लोर टेस्ट होता और जो विधानसभा की मौजूदा स्थिति है उसमें साफ होता कि कमलनाथ सरकार गिर जाती, क्योंकि बीजेपी के 107 विधायक हैं और कांग्रेस के अगर हम निर्दलियों को भी जोड़ दें तो 99 है। तो यानी कि आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आपने बताए, विधानसभा की ताजा स्थिति बताई, एक बात साफ हो जाती है कि बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी के पास नंबर है। बीजेपी के 107 विधायकों की सारी रणनीति बनी है वो उन बागी विधायकों के सहारे बनी थी। और कमलनाथ सरकार की जो उम्मीद है, अभी भी कमलनाथ सरकार ये मानती है कि वो जो 22 बागी विधायक हैं उनमें सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के सूत्र लगातार दलील देते हैं कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो उनके प्रति आस्था है, वो उनके साथ तो जाना चाहते थे। लेकिन जब सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको अपने स्थानीय लोकल इक्वेशन जैसे कहते हैं कि राजनीति में आपको चुनाव तो एक लोकल ही लड़ना है ना, आपको विधायक तो जाके अपनी विधानसभा से ही लड़ना है। और जब वहाँ पर आप जिस विधायक को आपने, जो वहाँ बीजेपी के जिस प्रत्याशी को आपने हराया था, आप अगर यहाँ पर चले जाते हैं और आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन या सदस्यता या रेजिग्नेशन किसी भी वजह से आपकी सदस्यता खत्म होती है और आप दोबारा जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, उपचुनाव लड़ेंगे या मेन चुनाव लड़ेंगे, तो आपको लड़ना तो उन्हीं लोगों से पड़ेगा। कैसे बीजेपी के काडर में वो अपने आप को समाहित कर पाएंगे, ये सारे तर्क दिए गए हैं मुख्य तौर पर। तो ये एक जो अहम बात है कि उनमें से अगर 8 या 9 लोग वापस आते हैं, हालांकि बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी बात है कि 8 या 9 लोग वापस आते हैं, या फिर दूसरा आंकड़ा, बीच बीच में बीजेपी के जैसे कुछ विधायक हैं, चाहे वो नारायण त्रिपाठी हो या शरद कौल। पिछली बार विधानसभा का सत्र था और एक मुद्दा आया जिसमें नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने बाकायदा बीजेपी के खिलाफ जाकर कमलनाथ सरकार के पक्ष में वोटिंग की थी। यानी बीजेपी में भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो डिफेक्ट कर सकते हैं, जो धोखा दे सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की रणनीति सिर्फ एक है कि किसी तरह टाइम बाय करो, इसे आगे बढ़ाओ, वक्त लो और वक्त लेकर इस दौरान बीच में जितनी कोशिश हो सकती है बीजेपी में, कांग्रेस में, बागियों में, उन कोशिशों पे काम करना शुरू करो। बिल्कुल, हम अमिताभ के पास चलते हैं। अमिताभ, जो बात मनोज बता रहे थे कि कमलनाथ की पूरी कोशिश होगी कि जो विधायक बागी हुए हैं उनको किस तरीके से अपने पाले में किया जाए, लेकिन सवाल लगातार कांग्रेस पर यही उठ रहे हैं कि जब आप अपने घर को नहीं बचा पाए तो फिर आप दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये कर्नाटक का फॉर्मूला है। जो दल बदल विरोधी कानून है जो 2003 में वाजपेयी सरकार में बना था, उसमें 1 तिहाई 2 तिहाई के साथ टूटना असंभव हो गया था। एग्जिट रूट बिल्कुल बंद कर दिया गया था। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उसके बाद एक नया रास्ता सुझा है विधायकों के इस्तीफे का। लेकिन अब कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। यहाँ भी अगर 10 घंटे में, आपको याद होगा, अगर गवर्नर ने वहाँ 13 दिन का समय दे दिया था, तो यहाँ गवर्नर ने तो सिर्फ 48 घंटे का ही समय दिया था कि 2 दिन में अपने सदन की कार्रवाई करें और अपना बहुमत साबित करें। यहाँ पर स्पीकर का ये कहना कि हमारे पास 22 MLA जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। बीजेपी का यही आरोप है कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं है, उन्होंने अपना बयान तक भेज दिया, वो आने को तैयार है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनका फ्लोर टेस्ट में क्या काम, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें सदन में नहीं बैठना है। यही बात बीजेपी संवैधानिक तौर पर कहेगी। दूसरी बात,
संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक अगर राज्यपाल ने कह दिया है कि 48 घंटे के भीतर सदन के अंदर मेजॉरिटी प्रूव करनी है, इसमें स्पीकर के रोल का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसमें सीधा सीधा मामला आता है कि अब मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं उनको सदन के फ्लोर पर आपको अपना बहुमत साबित करना है, जिसको टालने की कोशिश कमलनाथ सरकार ने की है। तो यही 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी आगे की कार्रवाई कर सकती है और बीजेपी के शीर्ष नेता इस पर लगातार मंथन कर रहे हैं कि जो 10 दिन टाला गया है इसको कैसे जल्दी से जल्दी करवाकर सदन के फ्लोर पर कमलनाथ सरकार को हराया जा सके। और इसमें एक उपाय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बचता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का उपाय बचता है और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हम चलते हैं हम मनोज के पास जो भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, इस बीच सवाल यह भी है कि जो कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच रहा है, निर्दलियों को मिलाकर के भी 99 पहुंच रहा है, तो ऐसे में जो 10 दिन का समय मिला है, कहीं उन 99 जो विधायक है उनमें टूट ना हो जाए, उनको एकजुट रखा जाए, यह भी बड़ी चुनौती है कमलनाथ के लिए। बड़ी चुनौती है। 99 के इस आंकड़े में वो लोग भी हैं जिनको मना के वापस लाया गया था, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जैसे निर्दलीय एक और जो बहुजन समाज पार्टी से संजीव कुशवाहा हैं, जो कि रामबाई बीएसपी के एक और विधायक है, हालांकि उनको बाद में बीएसपी ने निकाल दिया था। तो रामबाई भी वही विधायक है जिनको दिल्ली से बाकायदा दिग्विजय सिंह लेकर आए थे। दिग्विजय सिंह के बेटे जो मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, तमाम वीडियो वायरल हुए थे कि ऐसे उनको गुरुग्राम की होटल से लेके आया गया था। तो सवाल वही है, अपने घर को कांग्रेस को अभी भी सुरक्षित रखना और मुश्किल बात है, क्योंकि सामने निर्दलीय, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब जैसे व्हिप जारी होती है, समाजवादी पार्टी के एक सदस्य के लिए समाजवादी पार्टी के व्हिप का बहुत ज़्यादा मायने होते नहीं हैं, क्योंकि वो जब चाहे जिस चाहे पार्टी में जा सकता है, क्योंकि व्हिप अगर वो उल्लंघन कर भी दे, दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक है। आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी, वाइस फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष वाइस फाइनेंस मिनिस्टर, सांसद का उत्तर देना चाहूंगा। ये जानने की आवश्यकता है कि भारतीय जिस तरह से खराब दृष्टि से सवाल पूछा गया, मुझे लगता है इसका उत्तर अधीर रंजन जी, आप उत्तर सुनिए। अधीर रंजन जी, यहाँ पर सदन में अधिकतम जवाब राज्य मंत्री देते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है सर कि आखिर हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर इतनी भूमिका बांधकर इस बात को कहा गया है तो सर मुझे लगता है क्योंकि इनको पता है कि कमियां कहां पर है, इसलिए उत्तर नहीं सुनना चाहते। अगर सवाल पूछा है तो जरा उत्तर भी सुनिए। 2010 से 14 तक जो ग्रॉस एडवांस दिए गए थे उनमें से कितने फ्रॉड होते थे, कितने डिफॉल्ट होते थे, वो ग्रॉस एडवांस के 0.64% है सर, 0.64%, जो कम होकर 18-20 में 0.18% रह गए और 19-20 में कम होकर 0.08% रह गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके समय 18% एवरेज ग्रोथ रेट थी जो एडवांस दिए जाते थे, क्रेडिट दिया जाता था और फ्रॉड साथ में होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू भी करवाया, एक्चुअल एनपीए देश को बताए भी, रिकैपिटलाइजेशन बैंकों की भी की और बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर भी आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आए। दूसरी बात, ये जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात, सर इसमें छिपाने की बात ही कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद, अगर सांसद जी ने स्वयं अपना प्रश्न लिखा होगा तो जरूर उनको जानकारी मैं ये भी कहना चाहता हूं इसमें दी गई है कि जितने बैंकों में उनका पैसा
फ्रॉड का था, डिफॉल्ट का था, 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो भी दिया गया है। और CIC की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है। 25 लाख से ज्यादा कोई भी होगा उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है सर। ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूं, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूं सर। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। ये इनकी सरकार के समय पैसा देकर लोग जो विदेश भाग गए थे, IBC कानून किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4,80,000 करोड़ रुपया बैंकों की रिकवरी हुई NCLT के IBC प्रोसेस से पहले और बाद में, तो मोदी जी की सरकार के समय हुआ सर। पैसा इन्होंने बांटा, वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और दूसरा, ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक वेंडर्स बिल है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक वेंडर बिल है, हमारी सरकार लाई। जो भगौड़े इनके समय पैसा लेकर भाग गए थे उनका प्रॉपर्टी जब्त की तो हमारी सरकार ने की है। और मुझे कुछ लोग सदन में आवाज मारकर कह रहे हैं कि जरा पोर्ट्रेट और पेंटिंग की बात करो। मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता कि पेंटिंग किसने बेची, किसको बेची। मैं वो भी कह सकता था किसके खाते में पैसा कहां पर गया। हम लोग इसको राजनीति नहीं कर रहे सर, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा पूरे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह दिखाता है कि उनकी नासमझी कितनी है। जब देश के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था पर पूरा विश्वास व्यक्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हर बैंक सुरक्षित है और यस बैंक का हर डिपॉजिटर सुरक्षित है। और हमारी सरकार ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए कदम भी उठाए और 3 दिन के अंदर उठाए तो हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उठाए। ये इनकी सरकार नहीं कर पाई। फोटोग्राफ उनके साथ इनके पूर्व वित्त मंत्री की नजर आई, इनके लोगों की पेंटिंग भी की, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं गए। प्रश्नकाल समाप्त। जवाब सप्लीमेंट्री प्रश्नकाल समाप्त। 12 बजे तक का समय होता है, मैंने पूरा समय दिया है। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 3, श्री संतोष कुमार गंगवाल जी। सर, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर वर्णित विवरण में सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे रखे हुए दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं, जो हमारी संस्था है गांधी स्मृति दफ्तर। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, संस्था या पार्टी ऐसी नहीं होती जिसके जीवन में कभी ना कभी संकट ना आए। लेकिन चरित्र तब दिखाई देता है जब आप उस संकट से लड़ते हैं और उबरते हैं। ये तो प्रवचन हो गया, लेकिन बात हम आज कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार संकटों से, मुसीबतों से, राजनीतिक झंझावतों से जूझ रही है। इस वक्त सबसे बड़ा संकट उसके मध्य प्रदेश में है, जहां उसके एक नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है और कमलनाथ की सरकार संकट में है। आज फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल ने निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने 26 मार्च तक सदन की कार्रवाई कोरोना वायरस के डर से स्थगित कर दी। किसी तरह से सरकार बचा ली, लेकिन संकट बहुत गहरा है, क्योंकि सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलोर से मध्य प्रदेश वापस आ नहीं रहे हैं और ऐसे में सरकार अल्पमत में है। बीजेपी पूरा जोर लगाए है वहां सरकार बनाने के लिए। इस वक्त मैं 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय के सामने खड़ा हूं। जरा तस्वीरें दिखाएंगे हमारे सहयोगी सुनील सागर।
एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। 24 अकबर रोड में एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, साथ ही साथ बगल में सोनिया गांधी जो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष है उनका आवास है। लेकिन वहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे तो हलचल नाम की कोई चीज यहां पर है नहीं। ये उस समय है जब पार्टी संकट में है, मध्य प्रदेश में संकट में और साथ ही साथ गुजरात में भी संकट में है। गुजरात में राज्यसभा के चुनाव होने, 2 उम्मीदवार खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी ने, एक शक्ति सिंह गोहिल और दूसरे नंबर पर भरत भाई सोलंकी। अब दिक्कत ये आ रही है कि कांग्रेस के 4-5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक ही सीट जीत सकती है कांग्रेस वहां से, राज्यसभा की, गुजरात से। शक्ति सिंह गोहिल केंद्रीय नेतृत्व की पसंद हैं, वो अहमद पटेल की पसंद हैं, लेकिन भरत भाई सोलंकी के साथ ज्यादातर विधायक हैं और वो चाहते हैं कि पहली सीट पर वो चुनाव लड़े, यानी चुनाव वो जीते, शक्ति सिंह गोहिल नहीं। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, लेकिन तैयारी क्या है? जैसा कि मैंने कहा, किसी पार्टी, संस्था या व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन उससे वो कैसे लड़ता है, चरित्र वही दिखाते। जरा एक बार कांग्रेस दफ्तर का नजारा देख लीजिए आप। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनका दरवाजा बंद है। ये केसी वेणुगोपाल हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं जाकर के राजस्थान से राज्यसभा का। केरल के रहने वाले राजस्थान से लड़ रहे हैं चुनाव, उसको लेकर के भी तमाम बातें हो रही हैं संगठन के अंदर। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं, कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ पर मोतीलाल बोरा, गुलाम नबी आजाद, ये सबका कमरा है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है, कोई बैठक नहीं चल रही गुजरात को लेकर या मध्य प्रदेश को लेकर के। हाँ, ये बात जरूर है कि संसद भी चल रहा है, राहुल गांधी वहां पर देश के 50 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो संकट है उसको लेकर के क्या तैयारी हो रही है, इस बाबत अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये देखिए अंबिका सोनी का कमरा है और साथ ही साथ मैं अगर आपको दिखाऊं कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें, अगर आपको दिखाऊं सारे कमरे, अविनाश पांडे राजस्थान के प्रभारी हैं, उनका कमरा ये है। अब हम वापस आते हैं जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की। इसके अंदर भी किसी भी कमरे में मुझे कोई बड़ा नेता ये दिखाई नहीं दे रहा है कि संकट पर बात कर रहा हो, कोई बैठक हो रही हो। हाँ, ये बात जरूर है, फोन घनघना रहे हैं नेताओं के, आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसको भेजना है राजस्थान, किसको भेजना है गुजरात। लेकिन इस संकट से लड़ने के लिए वाकई क्या एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में इतना काफी है? ये देखिए इधर तस्वीरें आप, कहीं भी आपको कोई भी नेता पार्टी का बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो क्या जो कुछ भी कर रही है कांग्रेस पार्टी इस पूरे संकट से निपटने के लिए, क्या वो पर्याप्त है? जितनी जरूरी कदम उसको उठाने चाहिए, क्या वो कदम उठा रही है? इन बातों पर भी हम नजर रखेंगे। लेकिन भोपाल में क्या कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आखिर वही हुआ जिसका डर था, कोरोना ने 26 तारीख तक। तो मनोज हमारे सहयोगी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उनके पास जरूर चलूंगा। कमलनाथ की सरकार संकट में है, कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरीके से सरकार बच जाए, उसको लेकर के तमाम बैठकें हुई दिल्ली से लेकर के भोपाल तक, लेकिन जब तक सिंधिया समर्थक लौटते नहीं, जैसा कि दावा कांग्रेस कर रही है कि उसमें से 12 से 13 विधायक उनके अपने हैं जो वापस लौट के आ सकते हैं सिंधिया के साथ, वो नहीं है, जबरदस्ती उनको बंधक बनाया गया है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वो इनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर के संकट न सिर्फ मध्य प्रदेश में है बल्कि संकट गुजरात में भी है। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धमकी दी थी खुलेआम कांग्रेस नेतृत्व को कि अगर उनके या उनके बेटे को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो वो कुमारी सैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों में से किसी को टिकट अगर देती है पार्टी तो वो उनको हरवा देंगे, उनके विधायक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या कांग्रेस नेतृत्व कमजोर हो चला है? क्या कांग्रेस नेतृत्व के हाथ से चीजें छिटकती चली जा रही है? क्या राज्यों में जो क्षत्रप हैं वो ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं? क्या उन्होंने पूरे देश में जो कांग्रेस की हालत है ऐसे समय में कांग्रेस के नेतृत्व को दबाव में लाने की कोशिश की है? इन सब बातों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। गुजरात से हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनक दवे के पास सीधे चलेंगे। जनक दवे से पूछते हैं, जनक, गुजरात में भी पार्टी क्या टूटने वाली है? विधायक तो इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं, क्या मुश्किल है और क्या रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस वहां? तो चलिए गुजरात बाद में चलेंगे अपने सहयोगी जनक दवे के पास। सबसे पहले चलते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा लोकसभा में, वो सुनवा देते हैं आपको। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। हाँ, सेट मतलब आप तो मूल सेट तो करने दीजिए। आप प्रश्न पूछो। नो, आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा।
तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी, ये समझना बहुत आवश्यक है सर कि आखिर हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर इतनी भूमिका बांधकर इस बात को कहा गया है तो सर मुझे लगता है क्योंकि इनको पता है कि कमियां कहां पर है, इसलिए उत्तर नहीं सुनना चाहते। अगर सवाल पूछा है तो जरा उत्तर भी सुनिए। 2010 से 14 तक जो ग्रॉस एडवांस दिए गए थे उनमें से कितने फ्रॉड होते थे, कितने डिफॉल्ट होते थे, वो ग्रॉस एडवांस के 0.64% है सर, 0.64%, जो कम होकर 18-20 में 0.18% रह गए और 19-20 में कम होकर 0.08% रह गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके समय 18% एवरेज ग्रोथ रेट थी जो एडवांस दिए जाते थे, क्रेडिट दिया जाता था और फ्रॉड साथ में होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू भी करवाया, एक्चुअल एनपीए देश को बताए भी, रिकैपिटलाइजेशन बैंकों की भी की और बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर भी आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आए। दूसरी बात, ये जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात, सर इसमें छिपाने की बात ही कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद, अगर सांसद जी ने स्वयं अपना प्रश्न लिखा होगा तो जरूर उनको जानकारी मैं ये भी कहना चाहता हूं इसमें दी गई है कि जितने बैंकों में उनका पैसा फ्रॉड का था, डिफॉल्ट का था, 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो भी दिया गया है और सीआईसी की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है। 25 लाख से ज्यादा कोई भी होगा उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है सर। ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूं, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूं सर। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो लोकसभा में सवाल पूछ रहे थे वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री से, कि देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स कौन हैं, उनका नाम क्या है, और उसके बारे में तफसील से जानकारी चाहते थे, जिसको लेकर के हंगामा हुआ और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका जवाब देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इशारों में कांग्रेस की तरफ हवा का रुख जो है, तोप का मुंह मोड़ने की कोशिश भी की। विलफुल डिफॉल्टर एक तरह से वो लोग होते हैं जो सरकारी बैंकों से या प्राइवेट बैंकों से पैसा लेते हैं, जनता का पैसा जमा होता है, उनसे पैसा लेते हैं किसी उद्यम के नाम पर, किसी उद्योग के नाम पर, और उसके बाद डिफॉल्टर हो जाते हैं वो और उस संपत्ति को एनपीए घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं हम लोन नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये जो कारोबार था वो नहीं चला। तो एक तरह से मोटा मोटी इसका मतलब ये है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक कुछ लोगों को देता है, उसमें कुछ रसूखदार लोग भी होते हैं जो वापस नहीं लौटाते, उनको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, जिस तरह से राहुल गांधी ने कोशिश की है, जो अर्थव्यवस्था है, पहले ही वो आरोप लगा चुके हैं कि अर्थव्यवस्था देश की चरमरा रही है और सरकार उस पर तवज्जो नहीं दे रही है, मनमोहन सिंह भी हमला कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दांव, जब उनकी पार्टी 2-2 राज्यों में संकट से जूझ रही हो, क्या दिखा रही है? जनक, ये सवाल आपसे था कि राहुल गांधी की पार्टी संकट में है, 2-2 राज्यों में मुश्किल का सामना कर रही है, ऐसे में राहुल गांधी 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात लोकसभा में करते हैं, इसके क्या मायने हैं?
तो हमारे सहयोगी जनक तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी इस वक्त में लोकसभा में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में जब उनकी पार्टी खुद मध्य प्रदेश में और गुजरात में संकटों में घिरी है। ऐसे में राहुल गांधी ने 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की जानकारी लोकसभा में मांगी है। हमारे साथ जनक दवे हैं। जनक, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो मौजूद है और सरकार को वो लगातार अर्थव्यवस्था पर घेर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी मुश्किलों में घिरी हुई है और खासतौर से गुजरात में, ये संकट कितना बड़ा है? तो जनक तक लगातार कोशिश के बाद भी संपर्क हो नहीं पा रहा है, आवाज उन तक शायद जा नहीं रही है। लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस बीच मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है लगातार। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार मुश्किल में है, वहां पर उनको विश्वास मत आज हासिल करना था, लेकिन सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है और वजह दिया गया है कोरोना वायरस। हालांकि लोकसभा दिल्ली में लगातार चल रही है। इस बीच गुजरात प्रदेश कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। वहां पर पार्टी के 4 से 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और कुछ और विधायक, ऐसा कहा जा रहा है कि जो तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है राज्यसभा के लिए, नरहरि अमीन, उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं, यानी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बीच गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन सारे विधायक नहीं आए हैं। कुल मिलाकर के एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 37 वोट चाहिए। उसके पास 74 विधायकों की जरूरी संख्या थी और आसानी से उसके 2 राज्यसभा सदस्य चुने जा सकते थे। यानी जिन 2 लोगों को टिकट दिया गया था, शक्ति सिंह गोहिल और माधव सिंह सोलंकी के बेटे भरत भाई सोलंकी, उन दोनों को जीत मिल सकती थी। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि भरत सिंह सोलंकी के जो सहयोगी विधायक हैं, ज्यादातर उनके विधायक सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि शक्ति सिंह गोहिल नहीं, भरत भाई सोलंकी को पहली वरीयता के वोट मिलने चाहिए। यानी अगर एक राज्यसभा सीट जीतने की नौबत आती है तो वो भरत भाई सोलंकी होने चाहिए, न कि शक्ति सिंह गोहिल। जबकि शक्ति सिंह गोहिल 10 जनपद से लेकर के राहुल गांधी और अहमद पटेल के करीबी हैं, खास हैं, वो पार्टी का काम बिहार और दिल्ली में देख रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आई है कि भरत भाई सोलंकी अपने विधायकों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनक दवे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगता है मेरे साथ। जनक, कितना बड़ा है गुजरात का संकट? देखिए, कांग्रेस तो इससे उबरना बेहद मुश्किल लग रहा है। पहले प्लान ये था अरुण, आप जिस तरीके से जानते हैं, जो कोटा है वो 37 वोटों का था और उतना जो वोट चाहिए 74 वोट, वो 73 उनके खुद के और 1 जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के समर्थन से जीते थे। ऐसे में 74 वोट उनके पास पूरे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के भीतर अगर कोई है, कांग्रेस को कोई हरा रहा है तो कांग्रेस ही है गुजरात में, और वो देखने को मिल रहा है अरुण। और एक के बाद एक जो इस्तीफे लगातार। तो जनक दवे, गुजरात कांग्रेस पर जो संकट छाया हुआ है उसके बारे में हमको जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। पूरी दुनिया में कारोबार ठप हो गया है, लोग एक देश से दूसरे देश नहीं जा रहे हैं। और चूंकि दुनिया एक ग्लोबल गांव, ग्लोबल विलेज बन गया है, इसलिए हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का कोई मामला तो जरूर नहीं सामने आया, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, इटली से आए हों, चाहे गल्फ कंट्रीज से आए हों, खासतौर से ईरान से अगर कोई आया है तो वो, या फिर जो इसका जनक है चीन, वहां से जो लोग आए हैं, उनमें कोरोना वायरस संक्रमण था और हिंदुस्तान आने के साथ ही साथ 100 से ऊपर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हो गई है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने जायजा लिया है किस तरह से लोग सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, बड़ी मजबूरी में जा रहे हैं। प्रियंका कांडपाल का सबसे पहले ये जायजा जो उन्होंने लिया है वो देख लीजिए। कोरोना वायरस से जंग लड़ने को नॉर्दर्न रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक राजधानी ट्रेन के कोच के अंदर, और अगर आपको बताएं कि किस तरीके की तैयारियां रेलवेज ने की है तो आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा कंपार्टमेंट है, पूरा कोच है, जहां पर जो सफाई है और इन सब के काम जो है, डिसइंफेक्शन के काम जो है वो चल रहे हैं। क्या कुछ खास कर रही है रेलवेज, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डीएमई अनंत जी मौजूद है। अनंत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के चलते क्या कुछ खास तैयारियां की हैं आप लोगों ने? भारतीय रेल में डेली लाखों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और ये कोरोना वायरस का थ्रेट जो आया है उससे डील करने के लिए हम लोग वॉर फुटिंग पे कोचेज की साफ सफाई और डिसइंफेक्ट करने का काम कर रहे हैं।
पहले भी कोचेज रूटीन में साफ होते थे, लेकिन अभी उस काम को और हम रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी ट्रेनें हमारे पास आ रही हैं, स्टार्टिंग स्टेशन डेस्टिनेशन स्टेशन दोनों पे हम लोग उसका एक्सटर्नल क्लीनिंग, कंप्लीट एक्सटर्नल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद जो पैसेंजर इंटरफेस एरियाज होते हैं जहां पे पैसेंजर्स मैक्सिमम हाथ रखते हैं, जैसे हैंड रेल्स हैं, सपोर्ट रेल्स हैं, डोर नॉब्स हैं, वाटर टैप्स हैं, इनको डिसइंफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्टेंट के थ्रू। और इसके अलावा हम लोगों ने जो अपनी फ्यूमिगेशन की पीरियोडिसिटी है वो भी बढ़ा दी है। फ्यूमिगेशन के जो फ्यूम्स होते हैं उससे जो कोच के अंदर अगर किसी एरिया में हम लोग साफ सफाई सारे एरियाज में हाथ नहीं भी पहुंच पाता है, लेकिन फ्यूमिगेशन के फ्यूम से वो सारे वायरस बैक्टीरिया जो भी कुछ होता है, जो भी माइक्रोबियल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोरोना वायरस के लिए हम लोग वॉर फुटिंग पे वी आर डूइंग। तो कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। कंपनियों से लेकर के रेलवे तक लोग शिफ्ट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक दूसरे के संपर्क में ना आए। कोई एक संक्रमित व्यक्ति हो तो वो दूसरे को संक्रमित न कर पाए। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जायजा लिया किस तरह से रेलवे कर्मचारी भी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए रेलवे में सिर्फ कोच के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले वो रेलिंग जिसको छूकर लोग सबसे ज्यादा निकलते हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे क्लीनिंग की जो प्रोसेस है वो हो रही है और पूरे साइड के ग्रिल्स भी जो हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम जो सफाई कर्मी हैं उनको यहाँ सैनिटाइज करने की ड्यूटी पर लगाया गया है क्योंकि रेलवे स्टेशन और खास तौर पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भारी संख्या में हर रोज लोग, आप फिलहाल भी देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो आते जाते जा रहे हैं और इस वजह से इस एरिया को सैनिटाइज करना सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर है। यहाँ पर आप बात भी अगर हम यहाँ करना चाहें तो जो सुपरवाइजर है वो उनसे बात करते हैं। क्या खास तैयारी आप लोग कर रखे रखी है आप लोगों ने कोरोना का वजह से मैडम अभी थोड़ा हम लोग थोड़ा इम्प्रूव है ना ज़्यादा कर दिया अभी। तो ना आम पब्लिक यहाँ पर चलती रहती है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा। इसी चक्कर में मैडम अभी हम R1 करके केमिकल चला रहे हैं। इससे जैसे पब्लिक ज़्यादा पकड़ती है यहाँ पर रेलिंग, इसी जगह पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा सिटर करती है, सिटिंग करते हैं वहाँ पर भी ये केमिकल यूज़ करते हैं। साफ सफाई का ज़्यादा कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी बार कर रहे हैं आप लोग? 3 शिफ्ट चलती है हमारी, 3 शिफ्ट में कंटिन्यू चलती रहती है हमारा काम। अच्छा, 3 शिफ्ट में लगातार जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं जिनको सैनिटाइज करने की ड्यूटी दी गई है वो सैनिटाइज करते रहते हैं। यहाँ पर इस तरीके की रेलिंग जिन्हें सबसे ज्यादा लोग पकड़ते हैं, जिन्हें छूते हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कोरोना वायरस का डर सिर्फ शहरों में ही नहीं है, अब गांव के लोग भी इससे डरने लगे हैं। गांव के लोग भी पूछताछ करने लगे हैं। हालांकि गांव में आबादी दूर दूर होती है, फिर भी कोरोना वायरस की जो दहशत है वो लोगों के अंदर घर कर गई है। सेमी अर्बन इलाकों से लेकर शहरों और गांवों में भी कोरोना वायरस से लोग डर रहे हैं। बिना जरूरत लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जरूरत का सामान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा करें, लेकिन हम उनसे अपील करेंगे कि ऐसा कतई न करें, इससे पैनिक बढ़ता है। और सारे सामान मौजूद है बाजार में, उसकी होर्डिंग करने से लोगों को मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। इस बीच पुणे की सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, जहां काफी कम लोग आ रहे हैं सब्जी मंडी में सब्जी की खरीदारी करने। एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पुणे में कोरोना वायरस का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो अफेक्टेड पेशेंट्स है उनकी संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। 16 अब तक जो पेशेंट है वो पाए गए हैं, जिसमें 9 पिंपरी चिंचवड़ से और 7 पुणे से। और इसका असर जो है वो दिखाई देना शुरू हुआ है। ये महात्मा फुले मंडई है, पुणे की बड़ी मंडई है, जहाँ पे जो सब्जी उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला, मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, जो पार्लियामेंट्री हक है मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। तो इससे मुझे काफी चोट पड़ी और ये मेरे एमपी के होते हुए मेरे अधिकार पर चोट मारी गई है। मगर वो सवाल जो है, जो 500 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर चोर हैं, उनको सरकार बचा क्यों रही है? उनका नाम सरकार पार्लियामेंट में बोल क्यों नहीं पा रही है? धन्यवाद। There is a parliamentary procedure when asking questions. This is the right of every single member of parliament. When you ask a question, the minister responds, and then you are allowed to ask a secondary question.
And sometimes you're allowed to ask another question after that. Today I asked a question. The minister did not respond to my question. My question was, how many people, what are the largest 500 largest defaulters in India? The minister did not answer my question. And I was quite hurt because it is the duty of the speaker to protect my right to speak. And it was his duty to allow me to ask a supplementary question. And I was not allowed to ask a supplementary question. This is taking away my right as a member of parliament. And it is not fair. It is completely unfair. Now, the question arises, why is the government so scared of naming those 500 willful defaulters? We know that the economy is not moving forward. 500 people have stolen Indian money. They are willful defaulters. Prime Minister has said he is going to take action against these people. Why are they not putting their names on the table? And I have been warning this country that the current situation of the banks, the current economic situation, coupled with coronavirus, is going to result in a disaster. And I keep repeating it. I am sorry to say that actions like this do not help. Thank you. तो ये थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कह रहे थे कि एक सांसद के रूप में उनके अधिकारों की अनदेखी हुई है। वो विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में एक सवाल तो उन्होंने जरूर पूछा, लेकिन सप्लीमेंट्री यानी उस सवाल में अगर कोई कंफ्यूजन जवाब में है तो उस पे वो सफाई मांग सकते थे। वो उनका अधिकार है जिससे उनको वंचित कर दिया गया। लौटते हैं वापस कोरोना वायरस की खबर की तरफ। जनता में पैनिक है, अधिकारी तैयारी कर रहे हैं, नेता भी तैयारी की बात कह रहे हैं, लेकिन कितना तैयार है देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? इस रियलिटी चेक के लिए भी हम मैदान में निकले। हमारे सहयोगी लगातार विभिन्न जगहों पर जाकर के रियलिटी चेक कर रहे हैं। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी एक मॉल के बाहर हैं नोएडा में, और ज्योत्सना भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। सबसे पहले चलते हैं चंदन जजवाड़े के पास। चंदन, रेलवे तो लाइफलाइन है देश की, लोगों को मजबूरी में ही सही रेलवे में जाना ही पड़ता है, भीड़ भाड़ होती है, तो रेलवे ने क्या इंतजाम किए हैं कि कोरोना वायरस से और लोग संक्रमित न हो? देखिए अरुण, रेलवे की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि भारतीय रेल में हर रोज 2.5 करोड़ पैसेंजर जो वो ट्रैवल करते हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस सहायता बूथ बनाया गया है, और ये सामने आप देख सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर से महत्वपूर्ण बचाव है, और बचाव के लिए अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आपने सिटी के अंदर देखा होगा, जगह जगह हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से कोरोना के बारे में जागरूकता, उससे बचाव, उसके उपचार, उसकी रोकथाम के बारे में, और ये जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है, यह पूरे प्रदेश के अंदर सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, 653 से अधिक नगर निकायों में, 1,58,000 से अधिक जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य में प्राथमिक, सामुदायिक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, इन सभी जगह बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं अवेयरनेस के लिए। दूसरा, ट्रेनिंग का कार्यक्रम डॉक्टर का है, पैरामेडिकल का है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे चला रहे हैं, जिसमें केजीएमयू के अलावा हर एक जनपद में ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर में लगभग 1 लाख से अधिक की ट्रेनिंग अब तक हम कर चुके हैं। डॉक्टर में भी 4,000 से अधिक की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अब तक हम लोग संपन्न कर चुके हैं। यूनिसेफ और WHO को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, वे लोग भी इसमें ट्रेनिंग में सहायता दे रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। प्रारंभिक रूप में 1268 बेड के आइसोलेशन वार्ड हमारे पास आज अभी मौजूद हैं। इसके एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हमारे पास व्यवस्था है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मास्क हैं, ग्लव्स हैं, गाउन हैं, ये सारी चीज़ें हर एक जनपद में हम लोगों ने उपलब्ध करवाई हैं। प्रारंभिक रूप में जो हम लोगों ने 22 मार्च तक अपने सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं, जहां पे परीक्षाएं चल रही हैं, अभी उनको इससे छूट से परीक्षाओं को अभी चलने दिया गया है। 20 को हम फिर इस पर विचार करेंगे। कल मैंने रात्रि में फिर से सभी जिलाधिकारियों से, सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के इसके साथ जोड़ा है।
जो कि कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में भी स्टेज 2 में है, हमने इसके लिए एपिडेमिक कैटेगरी में इसको लेकर के जो भी पावर डेलीगेट होने थे इसके लिए पावर डेलीगेट किए हैं और हम लोगों ने इस बारे में तय किया कि जो भी आवश्यक कदम होने हैं इसके लिए वो कदम उठाए जाएं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश में 48 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग बीजेपी की ओर से की गई है। दरअसल आज भी फ्लोर टेस्ट के आदेश राज्यपाल की ओर से थे, लेकिन अब 26 मार्च तक मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बीजेपी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम में मौजूद अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, अब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या उन्हें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी और किस तरह की मांग होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें बीजेपी ने पहले ही साफ कर दी थी कि गवर्नर के आदेश की अवहेलना कर रही है कमलनाथ सरकार, और उन 22 विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनको वापस बुलाकर स्पीकर के सामने परेड करने का औचित्य नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो 3 बातें उन्होंने साफ तौर पर कही है कि जानबूझकर संवैधानिक मूल्यों का हनन किया गया है यहाँ पर। दूसरा, जानबूझकर गवर्नर के आदेश की अवहेलना हुई है, इसलिए चीफ मिनिस्टर को जल्दी से जल्दी फ्लोर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी प्रूव करनी चाहिए। ये 2 चीज़ है कि अवहेलना गवर्नर के आदेश की और पहला संवैधानिक मूल्यों का हनन। ये सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है बीजेपी, अब इस मामले में अपील करते हैं, लेकिन राज्यपाल खुद 1 मिनट के अभिभाषण में भी यही बात कह चुके हैं कि संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा जाए और अपने दायित्वों का पूरा करे शांतिपूर्ण तरीके से सरकार। यही तो बीजेपी कहना चाहती है। जब कर्नाटक में जब गवर्नर ने कहा था येदियुरप्पा को 13 दिन दे दिए थे कि आप बहुमत साबित करो, तब कांग्रेस ने यह हंगामा किया था और सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब जब गवर्नर कह रहे हैं कि 48 घंटों में आप जब बहुमत साबित करो, तो ऐसे में इनका यह कहना कि 26 तारीख तक बढ़ा दिया जाए किसी न किसी बहाने से, इसी पर सवाल उठा रही है बीजेपी, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना पड़ा। बिल्कुल, तो ये आखिर एक बड़ा मसला भी है जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बीजेपी। 26 मार्च तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 1 मिनट का अभिभाषण हुआ है, लेकिन राज्यपाल ने आज ही फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है कमलनाथ सरकार का।